हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत सी चीज़ें वो बताने की कोशिश करते हैं जो आमतौर पर आपको दूसरे माध्यमों से नहीं मिलती हैं। ख़बरों के पीछे की खबर, जो कुछ देश में हो रहा है उसके पीछे और क्या क्या कुछ हो रहा है, वो सब हम समझने समझाने की कोशिश करते हैं। और इसमें हम जानकार लोगों से आपकी मुलाकात कराते हैं, आपके रूबरू कराते हैं। अभी भारत का स्वतंत्रता दिवस आने वाला है 15 अगस्त को। 74वें साल में हम दाखिल होंगे आज़ादी के बाद, और इस वक्त क्या सूरत हाल है उसको समझने के लिए मेरे साथ आज ख़ास मेहमान हैं रविंद्र कुमार जी, जो प्रोफेशन से वकील हैं और साथ साथ अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के। और भी बहुत से समाज सेवा में आप लगे रहे हैं, बहुत अरसे से एक सामाजिक ज़िंदगी आप जी रहे हैं, बहुत से अलग अलग एरियाज़ में काफ़ी काम किए हैं। रविंद्र कुमार जी, आपका वेलकम है मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप ये बताइए कि आप मुल्क को 74वें साल में आज़ादी के बाद दाखिल होते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या है आखिर, हम कहाँ पहुँचे हैं? क्या उसी तरीके से मुल्क ने तरक्की की है जैसे एक आज़ाद मुल्क को करनी चाहिए थी, या कहीं कुछ कमी, क्या कुछ हो रहा है? क्या आप ये बताइए हमारे दर्शकों को। किसी भी मुल्क की तारीख में अगर आप देखेंगे तो 74 साल या 73 साल कोई बड़ा अरसा नहीं होता। लेकिन हम 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए और हिंदुस्तान के लोगों ने अपने आप को एक संविधान दिया, और उस संविधान में ये लिखा कि सब लोगों को बराबरी है, सबको बराबर की आज़ादी है, नागरिकों के पास अधिकार हैं। और तब एक सपना पूरे देश में लोगों ने आज़ादी के आंदोलन के दौरान देखा था कि हम एक ऐसा मुल्क बनाएंगे जिसमें गरीबी नहीं होगी, बेकारी नहीं होगी, बेचारगी नहीं होगी और असमानता नहीं होगी। तो ये एक तरह से मुख्य सपने थे जो आज़ादी के दौरान हिंदुस्तान की करोड़ों आवाम ने देखे, और हिंदुस्तान के नेताओं ने बार बार ये कहा। अब सवाल ये आता है कि आज हम 73 साल पूरे कर चुके हैं और 74वें साल में हम प्रवेश करने वाले हैं, तो जरूर ये सोचना चाहिए कि क्या हमने उन सपनों को, आकांक्षाओं को, उन चीज़ों को पाया है जो हम चाहते थे कि हमारे देश की जनता को मिले। जी। तो रास्ते में मैं आ रहा था तो एक गाना सुन रहा था सगीना महतो फिल्म का कि आग लगी हमरी झोपड़िया में हम गावे बल्हार। कि मतलब ये था कि ऊपर वाला दुखियों की नहीं सुनता रे, कौन है जो उसको गगन से उतारे जी। और खाए जा बेटा ललुआ, खाएगा रोटी बासी, बड़ा होकर बनेगा साहब का चपड़ासी, और खेल 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 माटी से होली खेल, गाल पे गुलाल है न जुल्फों में तेल, और आग लगी हमरी झोपड़िया में हम गावे मलाल। तो पूरे देश के आवाम की हालत जो है सगीना महतो की तरह है कि देश जल रहा है, देश में बाढ़ आई हुई है, और हम जो है बड़े खुश होकर आज़ादी के तराने गा रहे हैं। लेकिन एक परिवर्तन मैं पिछले 5-6 साल से देख रहा हूँ, और आपने भी शायद देखा होगा। वो ये था कि पहले एक जश्न मनाया जाता था देश की आज़ादी के लिए। एक हफ्ता, एक पखवाड़ा पूरा इस बात के लिए होता था कि हम जो आज़ाद हुए, मुल्क ने कैसे जो है जालिम जो ब्रिटिश के लोग थे उनसे कब्जा और उनसे जो है लड़ाई ली, और उनसे अपने हक कैसे छीने। और पूरे देश में आप देखते थे भारत छोड़ो आंदोलन की जब शुरुआत होती थी तो जितनी मैगजीनें होती थी, जितने समाचार होते थे, जितने दूरदर्शन और दूसरे चैनल होते थे, उन पे एक तरह से देशभक्ति का नशा छाया होता था। जी। आज आप देखेंगे कि देशभक्ति के नाम पर पूरा सन्नाटा है। और जब मैं देखता हूँ कि वाकई देश की आज़ादी पाने के बाद अगर कोई देश अपनी आज़ादी की रक्षा नहीं करता या आज़ादी को उतना सम्मान नहीं देता जो उसे देना चाहिए, तो मन से कहीं ना कहीं वो बुझ जाता है और गुलाम बन जाता है। तो मुझे लगता है कि आज की जो सरकार है, चूंकि उनके जो सारे लोग हैं, क्योंकि आज की सरकार एक तरह से आप कह सकते हैं कि 10% भाजपा की सरकार है और 90% जो है RSS की सरकार है। तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसका जन्म जो है 1925 में हुआ, आप देखेंगे कि 22 साल तक जब देश का स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन उनकी आंखों के सामने चल रहा था, तो उन्होंने आज़ादी के आंदोलन में हिस्सा नहीं लिया। और उस समय जो RSS के लोग थे
डॉक्टर हेडगेवार थे, मुंजे थे और वीर सावरकर थे, जिनको ये सावरकर को कहते हैं वीर थे। उन्होंने अंग्रेजों को बार बार ये भरोसा दिलाया कि हम जो है आपके वफादार रहेंगे। और जब आप किसी के वफादार रहेंगे, किसी से पेंशन लेंगे, तो आप समझ लीजिए आप उसकी लड़ाई में आप उनको जो है, मुझे अच्छी तरह याद है मेरे पिताजी और मेरे दादा बताया करते थे कि ये वाले जो आरएसएस के लोग थे, इन्हें लोग कहते थे टोरी बच्चा है ये जो है गुलाम है, ये जो है उनका जासूस है, ये हमारी आजादी को खराब करने वाला है। तो एक तरह से टोरी बच्चा कहकर इनका अपमान किया जाता था। अब चूंकि उन टोरी बच्चों को सरकार मिल गई है, तो और उनके मन में जो अब पीढ़ी है, क्योंकि मोदी जी जो है 1950 के बाद पैदा हुए, देश की आजादी के बाद, तो उन्होंने वो सपने नहीं देखे, उन्होंने वो चीजें नहीं सुनी कि देश कैसे आजाद हुआ, कितना जुल्म और सितम लोगों पे हुआ। और आप देखेंगे कि आज के समय में हिंदुस्तान की जो सारी हालत है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जो हालत है, तो मैं कई बार कंपैरिजन करता हूँ तो देखता हूं कि 100 साल पहले अंग्रेज जो जुल्म हिंदुस्तान की जनता पर ढा रहे थे, जो उस समय कानून थे कि लोगों को कभी भी उठा के बंद कर दो, लोगों का पीछा करती थी, वहां पर उस समय सीआईडी लोगों को जो है तरह तरह से उनको घर से उठा लेती थी, उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर लेती थी, वो सारे कानून आज दोबारा जो है आजाद हिंदुस्तान में हम पर लागू हो गए। यानी यूएपीए अगर है तो उसके पहले का अगर मैं कानून देखता हूं तो 1908 में था। जैसे कि आपने देखा कि यूपी में योगी सरकार ने कहा कि हम जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनसे पैसे वसूलेंगे, तो मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा 1942 में जब हिंदुस्तान में लोगों ने भारत छोड़ो आंदोलन किया, जब गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो का, कि जिंदा रहना है या हमें जो है आजाद रहना है, ये दो एक चॉइस थी लोगों के सामने, तब उस समय अंग्रेज सरकार ने 90 लाख रुपए का जो है दंड लोगों पर लगाया था और 78,50,000 लाख उन्होंने वसूल किया था। तो वही देखते हैं हम कि यूएपीए के दौरान जो है यूपी सरकार वसूल रही है। तो एक तरह से अंग्रेज चले गए, लेकिन अंग्रेज फिर हमारी सत्ता में आ गए हैं और दिल्ली के तख्त पर जो सरकार बैठी है उसके बर्ताव में और अंग्रेजों के बर्ताव में कोई फर्क नहीं है। उस समय हम गुलाम थे, लेकिन आज हम आजाद हैं, तब भी हमसे जो बर्ताव किया जा रहा है वो गुलाम का किया जा रहा है। और ऐसी हालत में मेरे को एक बार बार प्लेटो की बात याद आती है कि प्लेटो ने कहा था कि न्याय जरूरी है, लेकिन अगर आप एक धोखा देकर एक लोगों को न्याय का एक भरोसा दिलाते हैं तो वो अन्याय है दरअसल। और वो जो है जुडिशरी आज की जो है हमारी, वो लोगों को बार बार बरगलाकर ये बताती है कि हम तुम्हें न्याय दे रहे हैं, लेकिन आदमी को लगता है कि मेरे साथ जो किया जा रहा है ये छद्म किया जा रहा है, मुझे न्याय नहीं मिल रहा, मेरी बात कोई नहीं सुन रहा। आप देखिए आज जो है 370 दिन हो गए हैं कश्मीर में धारा 370 हटे हुए। जी 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 370 दिन में सुप्रीम कोर्ट को टाइम नहीं मिला कि हम जो है 90 लाख लोग जो कि जेल में बंद है, जिनके पास 2G जो है नेटवर्क नहीं है, जिनके पास टीवी नहीं है, जिनको जो है मोबाइल की सुविधा नहीं है, जो है अपनी बात किसी को कह नहीं सकते, वहां बाहर नहीं निकल रहे, पूरा कश्मीर जेल खाना है। फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर तक वो दीवार से उचक के कह रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, और सरकार कह रही है हमने इसे आजाद कर रखा है। यानी धोखाधड़ी, झूठ, फरेब सब हो रहा है। और हमारी सुप्रीम कोर्ट को 370 दिन में टाइम नहीं मिला। वो कहते हैं जी ये कोई जरूरी मुद्दा नहीं है। अर्नब गोस्वामी को 24 घंटे से भी पहले सुन लिया गया। नहीं, अर्नब गोस्वामी को सुनेंगे, सुशांत सिंह राजपूत की बहस सुनेंगे और कोई आदमी आ जाएगा, तो आप ये समझिए सुशांत सिंह राजपूत की मौत और कश्मीर के 90 लाख लोगों की आजादी, अगर आप दोनों में देखेंगे तो पलड़े में जो है सुशांत सिंह राजपूत की मौत ज्यादा भारी है और ये कश्मीर की आजादी जो है ये एक तरह से मखौल की चीज है। यानी वो इंसाफ का पलड़ा इतना इंसाफ है ही नहीं। मैं तो कहूंगा एक पलड़े की तराजू रह गई। जी जी जी। अगर आप सोचते हैं कि इस पलड़े में दो तराजू है, तो मैं कहूंगा ये आप गलत कह रहे हैं। जी जी। इस तराजू में सिर्फ एक ही पलड़ा है और ये एक ऐसी स्केल है जिसमें क्योंकि आप अगर इसे नापेंगे तो आप नापने में अपने को काबिल नहीं पाएंगे, क्योंकि कुछ है ही नहीं। आप जो है हवा को नहीं नाप सकते, हवा को कैसे नापेंगे? तो सरकार जो है जो भी चीजें हो रही है हिंदुस्तान में वो सिर्फ हवा हवाई हो रही है और लोगों के सामने जो है अगर हम देखें कि आजादी के जो सपने हैं वो उनकी आंखों में आज समय ऐसे हो गए हैं जैसे उन्होंने वो सपने कभी देखे नहीं। जी जी। तो ये देखिए इतनी अजीब सूरत हाल है जब हम आज़ादी मनाने जा रहे हैं। आज़ादी हम कैसे मनाएं, क्या सोचें, क्या समझें, क्या हम अपने आप वाकई आज़ाद हैं? और एक ये अभी तो जो कोरोना के नाम पर जिस तरह से लोगों की एक तरह से आज़ादी छीनी हुई है। देखिए किसी को अवेयरनेस करके सेहत के लिए आगाह करना अलग बात है, लेकिन डंडे मार करके उन पर पेनल्टी भी लगाना ये बिल्कुल अलग बात है। तो ये ऐसी सूरत में हम क्या आज़ादी मनाएंगे? अच्छा रविंद्र कुमार जी, आप ये बताइए कि आप बहुत सी चीज़ों पर बड़ी
बारीकी से नज़र रखते हैं, अभी हाल ही में सरकार ने नई एजुकेशन पॉलिसी की घोषणा की है, जिसमें कहा गया है कि 6ठी से 8वीं क्लास तक ही उसको कोई हुनर सिखा दिया जाएगा और वो काम करने काबिल हो जाएगा। और ऐसी बहुत से कॉलेजेस बंद करने की बात हो रही है, बहुत से यूजीसी ख़त्म करने की बात हुई है। इसी तरह से जो एक तरह से हमारी लैंडमार्क किस्म की एजुकेशन स्टैंडर्ड मेंटेन करने वाली इंस्टीट्यूशंस थी, वो तहस नहस करके और एक नया कुछ विदेशी यूनिवर्सिटियों को यहाँ लाया जा रहा है। मुझे याद है, मैं अपने दर्शकों को बताऊं कि ये जो अरब देशों में गुलामी है, यहाँ तकरीबन हर मुल्क में अमेरिकन यूनिवर्सिटी मौजूद है, तो वो हमारे दिमाग वापस गुलामी की तरफ ले जाने की तैयारी करते हैं और वो उन्होंने अरबों में काफ़ी हद तक किया है। अब हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटियाँ आने वाली हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस नई एजुकेशन पॉलिसी को? शिक्षा का जो मकसद है आज़ाद मुल्क में, वो ये होना चाहिए कि चाहे वो राष्ट्रपति का बेटा हो या देश के सबसे बड़े अमीर आदमी का बेटा हो या देश के सबसे गरीब चपरासी का बेटा हो, वो सब एक ही शिक्षा पाएं और उनको शुरुआत में समानता मिले। अगर हमारे यहाँ शिक्षा में अगर भेदभाव किया जाएगा तो जैसा मैंने अभी वो गाना आपको बताया कि खाए जा बेटा ललुआ तू रोटी बासी और बड़ा होके बनेगा तू साहब का चपड़ासी। तो ये एजुकेशन पॉलिसी हिंदुस्तान में जो 2 करोड़ बच्चे हर साल पढ़ने के लिए स्कूल जाते हैं, उनको सपना नहीं दे रही, बल्कि उनको ये एक तरह से चपड़ासी बनाने की परंपरा में डाल रही है, बल्कि बाल मजदूरी की तरफ ले जा रहे हैं। वो 8वीं क्लास में बच्चा होता है तकरीबन 13 साल का, तो इस 13 साल के बच्चे को कह दिया जाए कि आपको ये हुनर सिखा दिया गया, मजदूरी करो। ये बिल्कुल ऐसी हालत लग रही है जैसे गरीब अनपढ़ पेरेंट्स अपने बच्चे को साइकिल की दुकान पे भेज देते थे या ढाबे पर बर्तन लगाओ या बर्तन धो। हाँ, बर्तन धोने के। तो ये उस तरफ क्या सबको ले जाने की तैयारी? देखिए, मोदी जी का आपने अगर वो जब उन्होंने अभी नई एजुकेशन पॉलिसी में बोला तो एक वक्तव्य सुना होगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों को अभी तक ये सिखाते थे कि क्या सोचना है, अब हम सिखाना चाहते हैं कि कैसे सोचना है। तो कैसे सोचने में उन्होंने कहा कि हम शिक्षा को ऐसी बनाएंगे कि आप जो है कैसे सोचेंगे। तो मुझे एक चुटकुला अचानक याद आया कि एक उपदेशक जी थे, वो एक स्कूल में गए और बच्चों को कुछ समझाना चाहते थे। तो उन्होंने कहा कि बच्चों को बजाय मैं बताऊं कि ये ना करो वो ना करो, मैं बच्चों को प्रयोग करके दिखाऊंगा कि बेटा ऐसे करते हैं तो इसका हल क्या निकलता है। तो उन्होंने क्या किया कि 2 गिलास लिए, एक गिलास में साफ पानी भर दिया, दूसरे गिलास में उन्होंने अपनी जेब से बोतल निकाली और वो भर दी, और फिर उन्होंने एक छोटी डिब्बी निकाली, उसमें से एक कीड़ा निकाला, एक साफ पानी में डाल दिया और एक जो है शराब में डाल दिया। तो शराब का जो कीड़ा था वो भर गया और साफ पानी का कीड़ा तैरता रहा। तो उन्होंने बच्चों से पूछा, देखो मैंने एक प्रयोग करके दिखाया है, अब बताओ बच्चों तुम क्या सीखे। तो एक बच्चा जो था पीछे से बोला, इसका मतलब यह है कि शराब पीने से पेट के में जो कीड़े होते हैं मर जाते हैं। तो आप जो है प्रयोग करके बच्चे को क्या सिखाना चाहते हैं? अगर बच्चे को ये ना पता हो कि स्वास्थ्य क्या होता है, क्या चीज खानी है क्या नहीं खानी, अगर आप उसको एक पद्धति में डाल देंगे तो मैं ये कहूंगा कि वो सीखेगा नहीं। जैसे कि एक स्कूल का दूसरा एक किस्सा है कि मास्टर जी ने बच्चों को कहा कि अंधे आदमी को सड़क पार कराना जो है बड़े पुण्य का काम होता है। तो अगले दिन जब बच्चे 8-10 बच्चे थे लेट आए, उन्होंने पूछा, भाई रामू तू क्यों लेटाया? उसने कहा जी एक बुढ़ा सड़क पे खड़ा हुआ था, अंधा था, तो मैंने उसको सड़क पार करा दी। तो उसने दूसरे से पूछा, भाई तू क्यों लेटाया? उसने कहा जी वो बुढ़े को जब इसने सड़क पार करा दी तो आपने कहा था सड़क पार कराना चाहिए, मैंने भी उस बुढ़े को दोबारा सड़क पार करा दी। वापस तीसरे से पूछा तू क्यों लेटाया? कहते जी वो बुढ़ा बांध ही नहीं रहा था, हमने फिर उसकी सड़क पार करा दी। तो 8 बच्चों ने जो है सड़क पार करा दी, उसी एक ही बुढ़े आदमी को, एक ही बुढ़े को जबरदस्ती करा दी। और ये उन्होंने सीख लिया कि इससे पुण्य मिलेगा। तो अगर आप उस बुढ़े का क्या हाल हो जाएगा, ये उसकी जनता का वही हाल हो रहा है। हाँ, बिल्कुल। सरकार जो है अब नतीजे पे नहीं जाएंगे, परिणाम पे नहीं जाएंगे, पद्धति पे जाएंगे। तो शिक्षा जो है वो कोई एक ऐसी चीज नहीं है कि एक रास्ते पे आपने किसी मजदूर को या किसी बढ़ई को सिखा दिया रंदा कैसे मारना है। आपको उसे जीवन में कैसे सीखना है, कैसे सोचना है, कैसे आनंद लेना है, कैसे विकास करना है, ये अगर नहीं सिखाएंगे तो पद्धति सीख के वो तो आप जो है क्राफ्टमैन बना रहे हैं, वो एक मशीन की तरह से हो थिंकर नहीं बना रहे। आज शिक्षा का मतलब होता है हमारे यहाँ कि आदमी सीखे, अपनी एबिलिटी बढ़ाए। और शिक्षित आदमी और अशिक्षित आदमी में यही फर्क है कि अशिक्षित आदमी जो है चीजों को बेहतर तरीके से नहीं कर सकता, शिक्षित आदमी बेहतर तरीके से कर सकता है। और अगर आप देखेंगे तो एक फर्मी के सिद्धांत होते हैं, आप किताबें पढ़ेंगे तो उसमें बड़े अच्छे मिलते हैं। फर्मी जो थे एक बहुत बड़े भौतिक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने की आपको मैं बताऊं कि जुलाई
1945 में जब अमेरिका ने पहला परमाणु बम विस्फोट किया था तो उसकी देखरेख फर्मी ने की थी। अच्छा, और फर्मी इतना बड़ा साइंटिस्ट उन्हें नोबेल अवार्ड भी 38 में मिला था। हाँ। और फर्मी एक ऐसा आदमी था जो देख के बताया था जैसे ही वो बम फटा तो फर्मी ने क्या किया, छोटे छोटे टुकड़े अपने हाथ में कागजों से फाड़ा और फेंक दिया। वो कागज का टुकड़ा जो है 100 मीटर दूर जाके गिरा और दूर गिरते ही फर्मी ने उसका एकदम कैलकुलेशन निकाला और बोला कि इसका मतलब ये है कि ये जो TNT का जो वेग है वो 10,000 मीट्रिक टन विस्फोट वाला है। तो उसके बाद कैलकुलेशन हुई मशीनों ने की तो वो जो है 10,000 टन के आसपास ही निकला। तो फर्मी ने कहा कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको अपनी प्रैक्टिकल बुद्धि का इस्तेमाल, सामान्य बुद्धि का इस्तेमाल करके करना चाहिए। और फर्मी लॉ की किताबें जो हैं, फर्मी का पहला सिद्धांत, दूसरा सिद्धांत, तीसरा सिद्धांत, यानी मेरे पास 5 किताबें हैं। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो सारी वो बताता है कि इसमें ग्लास है मेरे सामने है, इसमें पानी कितना है तो मैं नहीं बता सकता एकदम, लेकिन फर्मी के सिद्धांत से जाएंगे तो आप बता सकते हैं 125 मिलीग्राम पानी है ये। और आप उसमें वो कहता है गलत और सही की जो गुंजाइश है वो 4% है। या तो 4% ज्यादा हो सकता है, बहुत हद तक एक्यूरेट होता है। जी हाँ। तो हमें आदमी को जागरूक बनाना है। शिक्षा का मतलब है जागरूक बने, उसका सोचने समझने की तरीका बने। ये है जैसे बच्चे को आपने सिखा दिया 2 + 2 तो 4 का मतलब ये नहीं वो 4 कर रहा है, बल्कि आप उसे कई तरीके से समझाते हैं। भाई ये 1 केला है, ये दूसरा केला है, तीसरा केला है, चौथा केला है, ये 4 केले हो गए। या अब जब वो करेगा बोर्ड पे लिखेगा तो 2 + 2 कैसे गिनेगा, 1 2 3 4 एकदम सीख जाएगा। तो आपका दिमाग जो है एक चीज को 100 तरह से सोच सकता है, ये शिक्षा है। लेकिन अगर आप ये कहें मेरी पद्धति है कि यहाँ से ऐसे जाना है, तो आप जो ड्रिल करते हैं ना मास्टर, वो ड्रिल करा देगा, या सैनिक जो चलते हैं कदम ताल करते हैं वैसे चलेगा, लेकिन उससे उनका विकास नहीं होगा। जी। तो ये देखिए, जब बुद्धि का विकास नहीं होगा, थिंकर नहीं बनेंगे, तो इसका जो नतीजा मैं समझता हूँ निकल सकता है, जो हम यूरोप वगैरह में, खासतौर पे अमेरिका में देखते हैं कि वो दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते, बस वो उतना जानते हैं कि वो जॉब पे जाना आना, सो गए, मशीन की तरह से काम करते हैं। तो चूंकि वहाँ 12वीं क्लास तक बाकायदा ट्रेनिंग करा दी जाती है, इंटर्नशिप और प्रोफेशन में भेज दिया जाता है। यहाँ तो अब 8वीं में अगर ये हाल होगा तो सोच भी नहीं पाएंगे। मैं जो एक बात कह रहा हूँ, अगर लोगों में सोचने समझने की सलाहियत ही नहीं होगी तो इसका तो सीधा सीधा मतलब यह है कि आप अपने रोजी रोटी में उलझे रहो, हमारी तरफ मत देखना हम क्या कर रहे हैं। यानी पॉलिटिकल सोच या सामाजिक सोच किसी तरह की डेवलप ही ना हो पाए, आप ये देख ही ना सकें कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है, और बस आप जानवर की तरह से लगे रहें, तो क्या उसकी तैयारी है? जो जिस तरह से डिक्टेटर बनाया जाता है उसी के लिए तैयारी के तौर पर ये किया जा रहा है। ये चाहते हैं कि लोग जो है कूप मंडूक बन जाए, कुएं के मेंढक बन जाए। जैसे कुएं के मेंढक के पास समुद्र का मेंढक गया तो उसने कहा भाई मैं समुद्र से आया हूँ, समुद्र इतना बड़ा था। तो कुएं के मेंढक ने छलांग लगाई, कहता इतना बड़ा था। फिर उस जगह नहीं, इससे बड़ा था, उसे दूसरी एक बड़ी छलांग लगाई। तो कुएं के मेंढक को आप नहीं बता सकते समुद्र कितना बड़ा है। हिंदुस्तान की आजादी की जो हम बात कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हिंदुस्तान की आजादी के जितने बड़े नेता हैं, चाहे वो गांधी जी हो, चाहे नेहरू जी हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो, चाहे आप और किसी नेता के बारे में जैसे आप मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में कहें, आप पाएंगे सारे के सारे लोगों ने विदेशों में जाकर, अमेरिका में, इंग्लैंड में, दूसरी जगह शिक्षा ली। इन्होंने विदेश का दौरा किया और तब इन्हें एक अंतर लगा कि हम नरक में जानवरों की तरह रह रहे हैं और असली आजादी क्या होती है जो ब्रिटेन में है, कि कोई भी आदमी वहां के राजा को, वहां की रानी को, वहां के प्रधानमंत्री को कुछ भी बात कह सकता है तरीके से, सलीके से। वो उन्होंने सीखी। और हिंदुस्तान की आजादी का पूरा इतिहास जो है वो सारे वकीलों ने एक तरह से लड़ा। या आप देखेंगे कि हिंदुस्तान के जितने बड़े नेता थे उस समय सारे वकील थे। मैं वकालत के पेशे में इसलिए कह रहा हूँ आपको कि गांधी जी वकील थे, नेहरू जी वकील थे, मोतीलाल नेहरू वकील थे, सरदार पटेल वकील थे, मोहम्मद अली जिन्ना वकील थे, राजेंद्र प्रसाद जो थे वो कितने शिक्षाविद थे, मंत्री। तो आप देखिए पढ़ा लिखा आदमी का जो जहन होता है वो बड़ा होता है। अब उस समय क्या हुआ कि 1925 से लेकर और ये बात तक आप देखेंगे आज की तारीख तक, आज का जो मंत्रिमंडल है हिंदुस्तान की सरकार का, अगर उसका औसत निकालेंगे कितने पढ़े लिखे हैं तो ये सबसे कम अनपढ़ों का, सबसे कम पढ़े लिखे लोगों का मंत्रिमंडल है। कोई 8वीं पास है, कोई 12वीं पास है, कोई ग्रेजुएट पास है, सब कहते हैं हम अपनी डिग्री नहीं दिखाएंगे। वो डिग्री नहीं दिखा रहे, तो डिग्री क्यों नहीं दिखाएंगे? क्योंकि है नहीं। वो जो डिग्री का बड़ी अच्छी दिलचस्प कहानी थी कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने जान बचाने के लिए एक डिग्री जारी की थी, और जिस साल की वो डिग्री बताई गई थी वो उस जमाने में हाथ से लिखी जाती थी, और जो इन्होंने निकाल के दिखाई वो कंप्यूटर से निकाल के दिखाई। कंप्यूटर का वो निकला ही नहीं था, सॉफ्टवेयर। हाँ। और दूसरी बात है उस दिन संडे का दिन था। जी। संडे को यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है।
तो ऐसा होता है कि कई बार चोर तो चोरी करता है लेकिन सावधानी से कुछ ना कुछ चीज गलती से छोड़ देता है और इसलिए पकड़ा जाता है। जी बिल्कुल, क्योंकि सच की ताकत और झूठ की ताकत में यही फर्क है। बिल्कुल कि अगर आप झूठ पे चलेंगे तो कभी ना कभी पकड़े जाएंगे और सच पे होंगे तो सच हमेशा वही रहेगा, कभी बदल नहीं सकता। तो आज की जो सरकार है वो लोगों को ये नहीं जानने देना चाहती सच क्या है। पहला सवाल जीवन का ये है कि सच क्या है, सत्य क्या है, अच्छा और बुरा क्या है, सही और गलत क्या है, नैतिक और अनैतिक क्या है। अगर आप ये चीजें नहीं सिखाएंगे बच्चे को तो वो तो जैसे जेल में बंद है आदमी वैसे रहेगा। भेड़ कभी नहीं कहती भाई ये गलत है सही है, सही। जानवर कभी नहीं कहेगा कि गलत है सही है। तो आप आदमी को जानवर के स्तर पर लाना चाहते हैं और आजादी का पहला मकसद यही था हमारा कि हम हर आदमी में वैज्ञानिक सोच जागृत करेंगे, पढ़ाएंगे उसे, हर बच्चे को शिक्षा देंगे। आप देखिए चीन जो हमारे साथ जब हम आजाद हुए, चीन हमारे साथ आजाद हुआ, हमारे देश में उस समय 52% लोग शिक्षित थे। चीन में उस समय जो है 34% लोग शिक्षित थे। आज चीन में 99% लोग शिक्षित हैं। हिंदुस्तान में अभी भी हम जो है 90% पे भी नहीं पहुंचे, 82% पे अटके हुए हैं। और इसीलिए आप देखेंगे कि केरल में सारे लोग शिक्षित हैं तो आरएसएस और बीजेपी को पाँव नहीं रख पाती, वहां नहीं पहुंच पाती, क्योंकि शिक्षित आदमी को आप बेवकूफ नहीं बना सकते। अशिक्षित आदमी को आराम से कोई गल्प सुना दी, कोई किस्सा सुना दिया, कोई जादू दिखा दिया तो आप उसे बहला सकते हैं। तो ये सरकार जो है लोगों के साथ जो है इसी तरह का बर्ताव कर रही है और ये नई शिक्षा नीति ये लोगों की आजादी को हड़पने का एक नया माध्यम है कि आप सीखेंगे ही नहीं, जानेंगे ही नहीं, पढ़ेंगे ही नहीं तो आपको फर्क ही नहीं चलेगा। हर चीज आदमी अंतर से देखता है कि मेरे बच्चा सोचता है कि मैं जो हूँ साइकिल पे चल रहा हूँ और ये मेरा पड़ोसी का बच्चा जो है या मेरे ताऊ जी का लड़का या चाचा का लड़का जो है कार में घूम रहा है, तभी उसके मन में आता है। जैसे हम कहते हैं कि अमीरी और गरीबी क्या है, अमीरी गरीबी तुलनात्मक है। मेरे पास अगर साइकिल है और आप पैदल हैं तो मैं अमीर हूँ, और मेरे पास साइकिल है आपके पास स्कूटर है तो आप अमीर हैं, बिल्कुल। और आपके पास स्कूटर है मेरे पास कार है तो मैं अमीर हूँ। जी जी बिल्कुल। तो आदमी जीवन में तुलना करता है, शिक्षा आपको उस तुलना का माध्यम बताती है और सरकार चाहती है कि आप तुलना ना करें, सीखे ना। ये सब जैसे कि आपको 5 किलो अनाज मिल गया, 1 किलो जो है चने मिल गए तो आप जो है आजाद हैं। यानी मैं एक बात कहना चाहूंगा आपकी बात के बीच में कि 85 करोड़ लोगों को सरकार सोचती है कि 5 किलो अनाज और 1 किलो चना देकर अगर जीवन जीना है तो ये समझिए कि आजादी के बाद हमने जीवन में कोई तरक्की नहीं की। ये दब्बा है हमारे ऊपर कि हमने आजादी के बाद कोई तरक्की हिंदुस्तान का मुल्क नहीं कर पाया। जिस देश के लोग भूखे सोते हो, जिस देश में औरतों को, प्रेग्नेंट औरतों को खाना ना मिलता हो, तो उस देश में अगर आप कहें कि हमने बड़ी आजादी प्राप्त कर ली या हमने बड़े विकास कर लिया तो वो सिर्फ झूठ के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ सपने देखने वाली बात है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपने रविंद्र कुमार जी। आपने बहरहाल एक तरह से आईना दिखाया है जनता को भी और सरकार को भी। ये बहुत ही तकलीफ दे वक्त है कि हम 73 साल पूरे करके 74वें साल में आज़ादी के उसमें दाखिल हो रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि वापसी गुलामी की तरफ हो रही है बहुत तेज़ी से, और वो गुलामी तो बहुत ही पक्की गुलामी होगी कि जहां पढ़ने ही नहीं दिया जाएगा किसी को। जब पढ़ने नहीं दिया जाएगा तो आपने सोचने समझने के ताकत जीरो कर दी जाएगी और फिर आप बहुत आसानी से गुलाम रह सकेंगे। तो ये बहुत ही तकलीफदेह सिनेरियो है। इसमें पूरे देश को सोचने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा है। क्या हमें ये सब देख करके सब्र करना चाहिए या इसके बारे में कोई बात भी करनी चाहिए? क्या करें, कहाँ जाएं? जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो तो बिल्कुल ऐसी मस्त नजर आ रही हैं कि यही पता नहीं कि अब तो पॉलिटिकल पार्टियों के लोग नाम भूलने शुरू हो गए। मतलब अभी अगर आप एकदम अपोजिशन पार्टीज के नाम 5 पार्टियों के किसी आम नौजवान से पूछो तो बता नहीं सकेंगे। तो ये सूरत हाल जब बन रही है तो ये मुल्क के लिए, ख़ासतौर पर डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही ख़तरनाक है। जहां इंसाफ ना मिल रहा हो, जहां आपको जाहिल रखने का इंतज़ाम किया जा रहा हो, जहां आप पर बहुत ही सख्त कानून लगाने का खौफ हर वक्त रहे, तो ऐसे हाल में हम कैसे आज़ादी मनाएं, कैसे आज़ाद समझें अपने आप को, ये एक बड़ा सवाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रविंद्र कुमार जी, आपने मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। और दर्शकों से मैं आखिर में कहना चाहूँगा कि अगर हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें और लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।